ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को याद है, हम कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका अभी चल रहा है, जिसकी अब तक लगभग 5 क्लास हो चुकी है और अब ये छठी क्लास है। यदि आपने पिछली क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आपको अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आर्टिकल सिद्ध करवाया था, जिसमें आपको हमने बहुत ज्यादा बारीकी से बताया था कि ए को पहले क्यों लेते हैं, बी को बाद में क्यों लेते हैं, या बी को पहले क्यों लेते हैं, ए को बाद में क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या वजह थी, आपको ये भी बताई गई है। साथ में उसमें और जो बारीकियां थी वो भी सभी आपको हमने समझा दी गई है। तो आज उसी क्रम में जो अगला आर्टिकल है वो है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय बोल लीजिए या फिर उसको अनुप्रस्थ भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है। हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं हम निरक्षीय स्थिति की। तो आप सभी ध्यान देंगे, आज का जो आर्टिकल है नंबर 2, उसका नाम है निरक्षीय स्थिति में। और आपको याद होगा कि हमने पहली स्थिति आपको करवा दी है, यदि आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो अब हम निरक्षीय स्थिति करवाते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बड़े ध्यान से देख लीजिए, बनाते हैं। और चित्र को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि चित्र किस प्रकार से बन रहा है। तो चित्र की बारीकियों पर विशेष ध्यान देना है कि चित्र में क्या क्या बारीकियां है, क्योंकि चित्र अक्सर गलत बन जाता है बच्चों से। एक तरफ गोल होता है, एक तरफ गोल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये है आपका बीच में एक बीचों बीच बिंदु एक लेंगे ओ। ये दूरी कितनी है आपकी, आप लोग सभी जानते हैं, एल है। और ये दूरी भी कितनी है आपकी, इधर भी एल ही होती है। ये ए होता है, ये बी होता है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। बीच में पॉइंट लीजिए, समझिए यहाँ पर बिंदु आपका पी। कौन सा बिंदु है आपका, पी। और ये रही जी आपकी से डायरेक्शन को मैच कर देते हैं, ठीक है। तो बिंदु कौन सा है, पी। सपोज कीजिए कि इसकी डिस्टेंस है आपकी आर। और ये प्लस का तो दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और ये माइनस का तो दिशा किसकी होगी, अंदर की ओर होगी। ये हो जाएगा आपका ई बी वेक्टर। और ये हो जाएगा आपका ई ए वेक्टर। और जो बीच में होगा इसका परिणामी होगा, क्योंकि बीचों बीच में आ रहा है बिंदु पी पर। सपोज कीजिए आपका ई वेक्टर है परिणामी। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, अगर ये आपने इसको थीटा माना है तो, क्योंकि ये एकांतर हो जाएगी। और ये आपका इसका संगत कोण हो जाएगा। आप लोगों ने कक्षा 9 में ये चीजें पढ़ी है एंगल के बारे में, ठीक है। और नहीं भी पढ़ी है तो मैं बहुत जल्द गणित भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं फिजिक्स पूरी करूंगा। तो ये है जी आपका एल, ये आर है, बिंदु पी है। और ये ई बी से बाहर की ओर डायरेक्शन है, ई ए की ओर की डायरेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो चित्र आपने बारीकियों से बना भी लिया होगा। एक बात और याद रखिए, चित्र को अभी बना लीजिए, क्योंकि जब मैं इसको आर्टिकल को सिद्ध करवाऊंगा तो ये चित्र मैं साफ करूंगा, ठीक है। तो चित्र आप बना लीजिए बड़े ध्यान से। एंगल के बारे में पता चल गया ना आपको कि ये एंगल इस ऊपर वाले के बराबर होगा क्योंकि इसका संगत कोण है, और ये इसके बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। अगर आपने कक्षा 9 में कोणों के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे एक चैप्टर है कोण वाला, छठवां चैप्टर जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो आपका चित्र बन गया है। अब हम आपको अब हम इस चित्र के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे क्या, वही जो आपने बिल्कुल पीछे लिखा था ना, सेम वही लिखना है। बस उसमें एक शब्द बदलेगा। जहां पर आपने अक्ष से लिखा था, बस वहां पर निरक्ष से लिखा जाएगा। बाकी सेम वही लिखना है। कैसे, कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू अवश्य से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई कितनी है, 12 है। ये तो रख लो। ये तो ये समझ लो कि ये तो पक्का लिखना है जहां भी ये बन जाएगा। तो ये तो इसकी 2 लाइनें तो पक्का नहीं है, ठीक है। और फिर क्या क्या लिखा है, तथा इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतना तो लिखना है, और क्या लिखना है, फालतू तो हमने झंझट बिल्कुल भी इसमें पालना नहीं है किसी भी कीमत में, ठीक है। तो लिखना शुरू कर दीजिए, लिखिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों
से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई, कितनी लंबाई थी? अल्प इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अणु होता है, 12 है, ठीक है। तथा इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, कौन सी स्थिति है ये यहाँ पर लिखना जरूरी है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। इतना तो आपको ये सेम लिखना ही लिखना है, जो कि आपने पहले भी लिखा था, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, आपने इसके बारे में लिखा है। अब फिर आपने क्या लिखा था, आपको याद होगा, फिर लिखा था आपने यहाँ पर तब चित्रानुसार। अब सभी डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ओ ए के बराबर क्या है, ओ बी है, बराबर कितना मान है, एल है। ए बी का मान कितना है, 12 है। और ओपी का मान कितना है, ध्यान दीजिए, आर। ओपी कितना है इस बार, आर है। इस बार भी आपको एपी और बीपी निकालनी है, लेकिन इस बार निकालने का थोड़ा मामला अलग होगा, क्योंकि ये एक प्रकार से आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये एपी क्या है, कण है, ये आधार है, ये लंब। तो क्या करेंगे इसमें, पाइथागोरस पर में लगाएंगे, उसी से निकलेगा, ठीक है। तो त्रिभुज लगवा ले लीजिए पहले, ए ओ पी में क्या होगा बताइए, एपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब आप खाली एपी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, नहीं होगी, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, जितना बीपी है और जो आपके पास में बीपी है, बीपी के बराबर क्या है, एपी है, तो बीपी की वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी, यही अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पर नहीं बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या होता है इसके बाद जो अगली लाइन है, मैं करवा रहा हूं इसको यहाँ पर, ध्यान दीजिए। मैं इसको इससे अगली लाइन इधर करवा रहा हूँ, कभी आप ये समझोगे ये, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं बची है। अब वही तरीका है जो आपने किया था, इसलिए क्या लिखा था सबसे पहले आपने, आवेश कौन सा वाला, पहले ये वाला, माइनस क्यू के कारण, कौन सा बिंदु है, बिंदु कौन सा है, पी पर उत्पन्न, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो बोलो क्या फॉर्मूला लगा था, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए अपॉन में ए पी का स्क्वायर, याद है फॉर्मूला, ये तो है फॉर्मूला, बिल्कुल वही लगा है जो आपने पिछले वाले आर्टिकल में सेम फॉर्मूला लगाया था, कुछ भी फॉर्मूला अलग नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप ई ए तो आपका सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू ए की वैल्यू क्या है, क्यू ए की वैल्यू है माइनस का क्यू, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस इसमें नहीं रखते, खाली क्यू रखते हैं। एपी का स्क्वायर, एपी का मान वैसे ये रहा, लेकिन इसका करेंगे तो रोक भाग जाएगा, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा ना, स्क्वायर है तो वैसे दोनों का मान रूट में है, लेकिन जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट अपने आप ही गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट मान दीजिए यहाँ पर, एंड सेम इसी प्रकार से इसके कारण भाई, आवेश प्लस क्यू के कारण, सेम ये लिखना है आपको, उत्पर वैद्युत क्षेत्र की प्रवणता, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी अपॉन में बीपी का स्क्वायर। ये बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, हमने सेम बिल्कुल ऐसा ही किया है जैसे पहले किया था। तो ई बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यों है और ये क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्योंकि दोनों का मान सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना, तो क्या लिखेंगे आप लोग,
ई बी के बराबर आ गया आपके पास में ई ए, और कहाँ से आया है, फ्रॉम फर्स्ट से, क्योंकि दोनों दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अब बताइए कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद में इसको साफ करने वाला हूँ। मैं चित्र इसमें साफ नहीं करूंगा, क्योंकि चित्र की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए मैं ये जो सामने लिखा हुआ है इसी को साफ करूंगा। तो मुझे ने इसको लिख लिया होगा, और अब हम इससे आगे चलते हैं, क्योंकि इससे अगली जो लाइन है वो क्या आती है, वो आएगी, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। अब हम आगे इसको मैं करवाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा ना सभी ने? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने नहीं लिखा? अगर जिसने नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा लिख लीजिए। ठीक है, और यदि आप रिवाइज कर रहे हैं तो भी इसको ध्यान से देख लीजिए, ताकि कोई गलती आपसे ना हो। अब देखिए, अब लिखेंगे अगली लाइन, अतः बिंदु P पर क्या लिखते हैं हम, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। याद है ना आपको? ये तो लिखते हैं हम, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम निकालेंगे। यदि आपको याद होगा तो हमने पिछले वाले आर्टिकल में एक फॉर्मूला लगा था परिणामी के, ई स्क्वायर बराबर क्या था वो, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस अल्फा। और यदि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था भी, ये कक्षा 11 में है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। जब किन्हीं दो सदिश राशियों का परिणामी निकाला जाता है तो वो हमेशा इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। फिर आप ध्यान दीजिए, ई स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी अभी यहाँ पर ई बी के बराबर ई ए आ था, तो जहां पर भी ई बी है वहां पर आप ई ए कर दीजिए। वहां पर आप क्या कर दीजिए, ये बी है ना, ई बी के बराबर क्या आता भी, ई ए, समझ गया ना, ये वहां से किया आपने। और प्लस ये भी क्या है, 2 ई ए, और इनको में यहाँ पर भी ई ए, और यहाँ पर कोस अल्फा, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया है, बताइए, 2 थीटा हो गया है। कितना हो गया है जी, 2 थीटा। क्लियर है? क्योंकि देखो, एक थीटा नीचे है, एक थीटा ऊपर है, तो जब दोनों इन एंगल को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सबको पता है इस बारे में। ठीक है, सिंपल सा मैथ है। अब ध्यान दीजिए, ई स्क्वायर बराबर एक ई ए स्क्वायर, ये था एक ही रहा, तो कितने हो गए फाइनली, 2 ई ए का स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 ई ए का स्क्वायर, और ये ऊपर हो गया है कोस 2 थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, देखो बताओ मुझे ध्यान ध्यान से। दोनों में क्या है आपके पास में, 2 ई ए का स्क्वायर कॉमन आ गया है, यहाँ पर क्या बच गया, 1, प्लस यहाँ पर क्या बच गया है, कोस 2 थीटा। अब इससे आगे कैसे सोल्यूशन होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा जो बच्चे हैं बायो ग्रुप वाले, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा। मुश्किल सा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें अब कक्षा 11 का फॉर्मूला लगेगा गणित का। जिन बच्चों को पता है, जो गणित वाले हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। लेकिन जो गणित वाले नहीं है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूले क्या है, जो आपके पास में कोस 2 थीटा है ना, इसके 3 फॉर्मूले हैं कक्षा 11 में। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक तो फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा - 1। और ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं, सिद्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपने कक्षा 11 के गणित वाले बच्चे हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ये फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यदि आप बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अब हमें यहां से 1 काटना है, तो 1 को काटने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाए कि ये वाला, बताइए। हम लगाएंगे -1 वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, +1 है। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये नहीं लगाएंगे, अगर ये लगा देंगे तो फिर 1 1 2 हो जाएगा, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें इसमें 1 को गायब करना है। तो ई इसका बराबर ये क्या हो गया आपके पास में, 2 ई का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1 प्लस इसका फॉर्मूला वो लिखा हुआ है यहाँ पर सामने। क्या लिखा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि कोस 2 थीटा की जगह ये कहाँ से लिखा है, समझ गए हो? क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। 2 से 2 नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ई इसका बराबर क्या हो गया, 2 दूना
4 ई ए का स्क्वायर और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो क्या होगा ई स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 ई ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख लीजिए सेम वही आएगा जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि दो दूना कितना होगा 4 हो जाएगा। ये तो आप पता ही होगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अगर इसमें दिक्कत है तो बताइए किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सबको हमने होल स्क्वायर, अब इस होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ई के बराबर क्या आ गया जी 2 ई ए कोस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बताइए किसी को कुछ भी समस्या है क्या? मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास में जो हमने पीछे करवा उसमें हमारे पास में ई ए का मान है, क्या हमारे पास में कोस थीटा का मान है? नहीं है ना। तो अब हमें कोस थीटा का मान भी निकालना पड़ेगा इसमें रखने के लिए, उसके लिए हमें चित्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ पी में। हाँ तो एक मिनट, अगर आप में से कुछ बच्चे बायो वाले ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा 9-10 में गणित नहीं पढ़ा है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आने वाली है भाई। और यदि आपने, भले ही आप बायो ग्रुप में है और यदि आपने कक्षा 9 और 10 में गणित पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता भी होगा कि गणित स्पेशली फिजिक्स की समस्याएं सोल्व करने के लिए ही होता है। और ये यहाँ पर फिजिक्स की एक समस्या है जिसको सोल्व करने के लिए स्पेशली गणित का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा? देखिए ए ओ पी, आप कोस लगाएंगे, आपको कोस निकालना, और यदि आपको पता होगा कोस थीटा बराबर होता है, वो लाल बटे का पढ़ा होगा ना, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर, इसमें आधार क्या है? इसमें आधार है आपका ओ ए। क्या है आधार? ओ ए। और कर्ण क्या है? ए पी। कर्ण क्या है? ए पी। चाहे उधर ले लो, बात एक ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कोस थीटा के इक्वल में क्या हो गया? ओ ए की वैल्यू क्या है? कितनी है ओ ए की वैल्यू? ये बताइए यहाँ पर, एल कितनी वैल्यू है? एल। और एपी की वैल्यू क्या है देखो, अभी तो देखिए पीछे कितनी वाली थी, कितनी वैल्यू निकली थी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास में कोस का मान भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस कोस का मान भी और साथ में ई ए का मान भी, दोनों के दोनों आपको इस इक्वेशन में रखने हैं। फ्रॉम इसमें फर्स्ट में रख लीजिए, अरे फर्स्ट नहीं सेकंड है ये। तो ई बराबर 2, सबसे पहले तो मुझे ई ए का मान बताओ जी क्या है? देखिए पीछे आप ये तो लिखो, आपने लिख तो रखा है, बताइए क्या है? हाँ हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो मान है, ठीक है। और इसका मान क्या है जी? कोस थीटा का। अब कोस का भी रखेगा कि कोस का ये रहा ऊपर अभी निकाल रखा है। देखिए अब मुझे इस चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे आवश्यकता थी मैंने चित्र को रखा है यहाँ पर बोर्ड पर। अब मैं इस चित्र को साफ कर देता हूं क्योंकि आगे कैलकुलेशन होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने इसको अब साफ कर दिया है क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और आपने चित्र तो बना लिया ही होगा ना सभी ने, मैंने आपको सबसे शुरुआत में बोल दिया था कि आप इसका चित्र बना लीजिए साथ साथ में, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी। और नहीं भी बना तो अभी भी वीडियो को पीछे करके बना दीजिए, ठीक है। चित्र को ध्यानपूर्वक बनाना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये है जी आपका क्या है, एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन को समझना है बड़े ध्यान से। हम करेंगे क्या, सबसे पहले ई बराबर, ये जो क्यू है सेम, इस दो को मैं इसके साथ में कर देता हूँ, तो क्यू नहीं, सबसे पहले तो ये लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या है? क्यू इंटू 2 एल। क्या कर दिया मैंने? ये दो उसके साथ में लिख दिया मैंने एल के, क्योंकि इसका फॉर्मूला है इसी कारण। यहाँ पर क्या होगा, ये है सबसे बढ़िया कि एक है ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन एक बिना अंडर रूट के और एक रूट में, यानी कि इस प्रकार से है, एक एक्स है और एक रूट में एक्स है। इसको सोच कर पूरा पूरा एक्स है, आप इसको ऐसा समझिए ये पूरा का पूरा क्या है? एक्स है। तो ये यहाँ पर खाली एक्स लिखा हुआ है, तो इधर लिखा हुआ है अंडर रूट में एक्स। तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? जो गणित वाले बच्चे हैं उनको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये सोल्व कैसे होगा। और यदि आप गणित वाले बच्चे नहीं हैं
और आप बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, तो भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, यदि आपने कक्षा 9 और 10 में गणित पढ़ा है तो। और यदि आपने कक्षा 9 10 में गणित नहीं पढ़ा है तो देखो तब तो दिक्कत होगी, तब तो आपको पता नहीं चलेगा कि होगा कैसे, है ना। लेकिन अगर आपने 9 10 में गणित पढ़ा है तो बताइए मुझे, इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर मुझे बताइएगा कि कितना होगा या कितना नहीं होगा, कमेंट में बताइए। कोई बात नहीं, अगर आपको पता होगा, ये तो एक्स है, जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कितना होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, हमेशा याद रखना। और अब होगी ये दोनों की गुणा, और गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। और यहाँ पर कितनी घात है, 1, और इसकी घात कितनी है, 1/2, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। समझ गया ना कैसा है, क्योंकि इस x की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, और गुणा में घाते गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो इसलिए 2 समझ गए होंगे ना, 3/2 जोड़ के हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 3/2, यानी कि इन दोनों का मतलब ये है x की पावर 3/2। और यहाँ पर x से क्या मतलब है आपको, r² प्लस l² की पावर 3/2। ये बताओ कि यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको यहाँ पर क्या स्टेप बताया है, ठीक है। अब आगे सुनिए ध्यान से क्या होगा। फिर जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी पिछले भी आर्टिकल में, क्योंकि एल का मान क्या है, बहुत छोटा है किससे, आर से, तो इसलिए जो l² है वो और भी ज्यादा छोटा होगा किससे, r² से, तो l² नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। और मैंने आपको पिछले आर्टिकल में इसको एग्जाम्पल की सहायता से भी समझा था कि किस प्रकार से 0 होगा और क्यों होगा, ठीक है। अब अगली लाइन देख लीजिए आप क्या होगा, ये इससे अगली लाइन है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए E बराबर 1/4 पाई इसका मान क्या है, Q×12, पीछे भी आया था P। आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, P कहाँ से आया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। r² प्लस में इसका मान हो गया है 0, और पावर कितनी है, 3/2, यानी कि 3/2, ठीक है। अब देखिए E बराबर 1/4 P/4, ये क्या है, r², और पावर की आपस में क्या जाती है, गुणा हो जाती है। पावर की आपस में क्या हो गई है, गुणा हो गई। और भैया देखो पावर को हमेशा छोटा लिखा करते हैं, बड़ा मतलब लिखना, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r², और यही क्या है आपका फाइनली आंसर है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये है जी आर्टिकल न्यूटन प्रति प्रतिकूलम, और यहाँ पर ये आपके पास में इसका आंसर फाइनल आ चुका है। और ये भी आपका बहुत अच्छा आर्टिकल है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसमें नीचे एक लाइन और भी जोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, यदि माध्यम का परावर्तकांक एप्सिलॉन आर हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो तब आपका यहाँ पर दोनों की जगह खाली एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात और, हाँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि आप बायो ग्रुप के हैं, बायो क्या, यदि आप मैथ ग्रुप के भी हैं और ये आर्टिकल आपके पेपर में आता है और आपके पास में समय कम है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 लाइन ना लिख करके सीधा ये लाइन लिखना, और इससे ऊपर एक लाइन और लिखना, वो ये लिखना कि ई बराबर ई ए कोस थीटा और प्लस ई ए कोस थीटा, ताकि दिख जाए कि दोनों, एक में ई ए लिख देना और एक में ई बी लिख देना, और ई के बराबर तो ई बी है ही ऑलरेडी, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 2 ई ए कोस थीटा लिखे। तो तब आप बस
ये 2 लाइन लिखना, ठीक है। यदि आपके पास में पेपर में टाइम नहीं है तो उस कंडीशन में लिखना आपको, ठीक है। तब आप सिर्फ ये 2 लाइन लिखना, ये वाली, ठीक है। इसका मतलब भी सेम वही है, ठीक है। और अगर आपके पास में इतनी कैलकुलेशन करने का समय नहीं है, अगर आप गणित वाले स्टूडेंट हैं तो तब भी आप अपना समय बचाने के लिए इसको कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको इससे समझा कि ये आया कैसे है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में समझाया था, ठीक है। तो अगर आप लोग बाय ग्रुप वाले हैं तो आप सीधा लिखेंगे ई बराबर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, और ई बी की जगह ई ए लिख देंगे तो जोड़ के आपका सीधा 2 ई ए कोस थीटा ही हो जाएगा। तो फिर आपका ये इतना टाइम बच जाएगा, तो उसके बाद सीधा आपको यही करना है। देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकती, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, इसका कुछ ऑप्शन भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको यहाँ पर पॉइंट बताया है वो किस लिए बताया है। यदि आप बायो ग्रुप के हैं और आपको ऊपर वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आर्टिकल तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगला आर्टिकल इसका करवाते हैं, किसी भी स्थिति वाला, ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी तक आपने पढ़ा है निरक्षीय स्थिति में, और अब जो बारी है वो है किसी भी स्थिति में। मैंने कहा था ना कि इसके 3 आर्टिकल है, 2 तो आपके खैर एग्जाम के लिए ही है जो आपकी कक्षा 12 के सिलेबस में है, लेकिन इसमें एक और आता है किसी भी स्थिति में, मतलब एट एनी पोजीशन। लेकिन ये जो किसी भी स्थिति में होता है, ये अक्सर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिशन के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेट और जे एडवांस वाले या फिर एल डी प्रवक्ता वाले या फिर किसी ने कंपटीशन वाले, तो वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कक्षा 12 की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल है इसलिए। लेकिन हम आपको करवाएंगे इसलिए क्योंकि आप में से कुछ बच्चे आगे चल के तैयारी भी करेंगे, तो इसी आधार पर हम आपको ये आर्टिकल भी करवा देते हैं, जिसका नाम नंबर है 3, और ये है किसी भी स्थिति में। किसमें है? किसी भी स्थिति में। और आर्टिकल बहुत अच्छा है, एट एनी पोजीशन, ठीक है। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। परीक्षा के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको भी, मैं बोल रहा हूँ इसको आपके कंपटीशन के लिए, कि अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो इस स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्थिति में। सबसे पहले आप इसका चित्र देखें कि चित्र कैसे बनेगा। चित्र को बहुत ध्यानपूर्वक बनाना है, क्योंकि इसका चित्र थोड़ा सा टफ है। टफ भी क्या है, इजी है। इसमें जो आप दीदुर बनाएंगे ना, बहुत ही बारीक बनाएंगे। बारीक से समझते हैं ना, बहुत ही बारीक, मतलब पहले आप काफ़ी मोटा बनाते थे, लेकिन इस बार क्या करना है, बहुत ही बारीक बनाना है। और इसमें 2 पोजीशन रखनी है। एक की पोजीशन है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे करके मध्य बिंदु से जाएगी, ठीक है। और इसी को आपको आगे बढ़ा देना है बिंदु पी तक, ठीक है। इसी वाली पोजीशन को आपको आगे तक बढ़ा, ये बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए भाई, तो थोड़ा बीच सा लगने रहा, तो अब लगेगा बीच, ठीक है। अब बिल्कुल बीचों बीच हो रहा है, और ये लंबाई भी दोनों की सेम ही होनी है, कुछ भी आगे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक चित्र बनाएंगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए चित्र बनाते वक्त, ठीक है। और एक बनाएंगे सीधा इसके लंबवत, बिल्कुल 90 डिग्री, इसके 90 देख के करना भाई, बहुत ही बिल्कुल करेक्ट बनाना है, गलत बिल्कुल नहीं बनाना है। बिल्कुल इसका क्या है, ये इसका 90 है। किस वाले का 90 है? इस वाले का, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका ए और बी ही है, ये बीच में ओ ही है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इधर एल है और इधर भी एल है। बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ तो वही है, सेम टू सेम। लेकिन इस बार जो बीच की दूरी है वो बिंदु बी पर है, इस पे आर ही रहेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो मामला है, क्योंकि ये अक्षय में है तो ये ई आर होगा, और ये निरक्षीय में होगा तो ये ई थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बीच के लिए यहाँ पर एक परिणामी भी दिखाएंगे आप, ये वाला ई जो एंगल आपका यही से, भले ही आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से बनाएंगे ताकि चित्र और अच्छा लगे, ताकि यहाँ पर
और यहाँ पर बिल्कुल मैच होना चाहिए, ठीक है, ये थीटा। और इसमें दो पोजीशन होगी, एक आर मतलब अक्षय वाली, एक थीटा लंबवत वाली। दूरी में अक्षय है और एंगल में निरक्षय है, इसमें दो कंडीशन है। तो चित्र तो आप लोगों ने ध्यान से देख ही लिया होगा। ये चित्र थोड़ा ध्यान से बनाना भाई, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हल्का सा कुछ भारी सा चित्र है। भारी भी क्या बोलो यार, बस थोड़ा सा ये है कि ध्यान से बनाना है, ठीक है। बाकी इतनी बड़ी बात है नहीं है इसमें कि कोई दिक्कत वाली बात हो। बस इसमें इतना याद रखना कि जो ई आर वाला है ये अक्षय स्थिति वाला है, और जो ई थीटा वाला है वो निरक्षय स्थिति वाला है। बस इतनी सी बात है जो आपको विशेषकर इसमें ध्यान रखनी है। अब हम इसकी हिंदी लिखेंगे। हिंदी लिखने का तो तरीका वही है, सेम टू सेम जो आप लोग अब तक लिखते आए हैं। क्या है बताइए, कुछ भी अलग नहीं होगा भाई, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो ना डायरेक्शन होगी, इधर को किसकी डायरेक्शन होगी, इसके पास है ये वाला पी वेक्टर, क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें ये लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। पहले तो ये चित्र बना लीजिए आप लोग ध्यान से। चित्र इसलिए बना लीजिए क्योंकि ये साफ भी किया जाएगा आगे चल के, ठीक है। और ये कंडीशन है, ये वाली पोजीशन है इसकी A1 B1, और ये वाली पोजीशन है इसकी A2 और B2, ठीक है। इसको लिख लेना ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब चलो इसकी हिंदी लिखिए। माना तो कैसे लिखेंगे, माना ए बी एक, आगे क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई 12 है, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर आगे क्या लिखते हैं, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P, कौन सा बिंदु है, P। इस बार ब्रैकेट में पक्का लिखना आर थीटा भाई, क्योंकि ये किसी भी पोजीशन वाला है। पर आगे क्या लिखेंगे, किसी भी स्थिति में, किसमें, किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। इतना लिख के बाकी सब आगे जैसा बताया गया था सब कुछ ऐसा ही चलेगा, बस ये थोड़ा सा अलग होगा। वही बात लिखेगी तब चित्र अनुसार। इसमें ऐसे नहीं होगा कि भाई आवेश माइनस क्यू फलाना जगह, वो नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। बात करेंगे इसमें होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से स्टार्ट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, क्या Q इंटू 12, ठीक है। अब हम, क्योंकि आपको पता है कि इसकी दिशा किसकी ओर है, ओपी की ओर दिशा है, तो इस कंडीशन में इसके दो घटक होंगे, एक होगा ये वाला होगा क्षैतिज इसमें, और ये होगा इसमें ऊर्ध्व घटक। इसका ध्यान रखना है विशेषकर। तो इसलिए ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए पी वेक्टर का ओपी की दिशा, किसकी दिशा भाई, ओपी की दिशा। और ओपी की दिशा में देखो ध्यान से कौन सा है, A1 B1 में घटक। और चूंकि ये क्षैतिज दिशा है तो कौन सा होगा आपके पास में, PX होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, P cos थीटा, ठीक है। एंड P वेक्टर का OP पूरा लिख देता हूं, का OP की लंबवत दिशा, कौन सी दिशा भाई, लंबवत दिशा। तो लंबवत कौन सी दिशा है, ध्यान से देखेंगे आप, यह है A2 B2, कौन सी है, A2 B2 में घटक। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा PY, और जो क्या होगा P sin थीटा। ये बताओ कि
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ गया? ये क्षैतिज घटक और अक्षैतिज घटक आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़े हैं, यदि आपको अच्छे से याद होगा तो, क्योंकि वहाँ पर आपके वेक्टर वाले चक्कर में क्षैतिज और अक्षैतिज घटक आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको साफ करने वाला, क्योंकि मुझे अभी चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, मेन कारण ये है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा ना। चलिए अब आगे करवाता हूँ मैं इसको। तो ठीक है, वो तो आपने लिख लिया ना। अब उसके आगे देखें। तब देखो, इसमें दो प्रकार के द्विध्रुव हैं, एक है A1B1 और एक है कौन सा A2B2। A1B1 कौन सी स्थिति में है? अक्षय स्थिति में, और जो A2B2 है वो कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। तो अब दोनों से निकालेंगे। तब द्विध्रुव कौन सा है? A1B1, ब्रैकेट में लिख भी देना। ये कौन सी स्थिति है? अक्षय स्थिति में, के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा भी है। अक्षय वाला ER है भाई, याद रखना, और निरक्षीय वाला कौन सा? ये थीटा, इसलिए मैंने ER लिखा। अभी अभी आपने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था, अक्षय स्थिति का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 2p/r²। क्या होता है? 2p/r², लेकिन इसमें होगा 2px, क्योंकि ये अक्षय वाला है। क्लियर बात है? ठीक है, तो ER बराबर बोलो क्या होगा? 1/4πε0 2p cos थीटा। इसका मान कहाँ से लिखा है? अभी आप पीछे देखिए, आपने लिख लिया होगा, अपॉन में r²। क्लियर है? अब दूसरे वाला द्विध्रुव, दूसरे वाला कौन सा है जी? A2B2, ब्रैकेट में लिख भी देना। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति में, के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो बोलो क्या फॉर्मूला है इसमें? क्या है? ये थीटा दिखा दे रहा होगा ना, 1/4πε0, उसका फॉर्मूला होता है P/r³। अरे यहाँ पर गलत दिया मैंने, ये r³ होता है भाई, क्यूब। क्या होता है? P/r³। इसका ध्यान आ रहा है, क्योंकि शुरुआत से Q/r² लिखते हुए आ रहे हैं ना। होता क्या है? 2p/r³, ये होता है P/r³। क्लियर है ना? चलिए देखिए, इसमें क्या आएगा? यहाँ पे x की जगह v आएगा, y आएगा, y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए थीटा के वर्ग को बोलो 1/4πε0 p sin थीटा। क्या मान है इसका? p sin थीटा, और अपॉन में r³। ये बताओ कि यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम इसको आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसमें से पूरा तो साफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना साफ करूँगा भाई। लिख तो लिया होगा ना? ये मैं साफ कर रहा हूँ इतना, क्योंकि मुझे अभी चित्र चाहिए है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ बीच में, और ये मैं इससे आगे इधर करूँगा, इससे आगे है ये। फिर वही लाइन आएगी सीधा आपका। अतः क्या लिखते हैं आप? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला वही है, सेम। क्या फॉर्मूला था बताओ? E² बराबर, बोलो, यहाँ पर ER आएगा, और फिर E थीटा, और फिर 2ER E थीटा, और इनटू में कोस अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है। तो E² बराबर, ध्यान से देखना भाई साहब, सभी के सभी। ER तो सेम, E थीटा भी सेम, प्लस 2ER E थीटा भी। जरा देख के बताओ, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? बताइए। 90 डिग्री। कितना है? क्योंकि ये पहले बता दें, दोनों शुरुआत में आपको बता था कि दोनों क्या है? लंबवत है। ठीक है, और कोस 90 का मान कितना होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। कितना मान होता है? 0। ठीक है, तो E के बराबर क्या आ गया? अंडर रूट में ER² प्लस E थीटा²।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जीरो क्यों आया? क्योंकि कोस नंबर का मान क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, ई बराबर, जरा ई आर की वैल्यू देखो, क्या है ई आर की वैल्यू? ये रही, अनुरूप सेम चलेगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p कोस थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर। थोड़ा चित्र समस्या कर रहा है तो मैं चित्र को साफ कर रहा हूं। क्लियर है? सिर्फ इतना, क्योंकि चित्र की वजह से समस्या पैदा हो रही थी। ठीक है, आगे प्लस ई थीटा की वैल्यू ये रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी साइन थीटा है यार, पी क्या है? साइन थीटा और अपॉन में आर क्यूब का भी क्या है? होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं होगी किसी को समस्या, होल इधर लगेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? देखिए ध्यान से देखिए, 1/, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, आर क्यूब यहाँ पर भी है, आर क्यूब इधर भी है। तो ये पूरा का पूरा बाहर को माना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट से बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या बच गया है? 2 कोस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच गया है? खाली साइन थीटा का होल स्क्वायर। बाकी सभी कुछ क्या आ गया है? बाहर आ गया है। तो यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या है कि ये बाहर कैसे आया है? सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब, ये क्या आ जाएगा भाई? 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? या फिर कोई दिक्कत वाली बात है? 2 का 4 कैसे आ गया? समझ गए होंगे सभी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसमें। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब, इसको क्या किया मैंने? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कर दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये 4 थे ना, 4 का एक ही रहा, ये सेम है, बच गए इसमें 3, ये रखे लगे यहाँ पर। ठीक है, किया क्यों है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपके पास में बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? सरसमी का है, आप जानते हैं। बताइए किसका फॉर्मूला है? ये होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, मैं इसको भी साफ कर रहा हूं, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये है, ये रहा जी आपका, इससे आगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में। तो ध्यान दीजिए, इससे आगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में, इसका मान कितना हो गया है? 1 और प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। क्या इसमें आगे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही आपका इसमें फाइनल फॉर्मूला है और यही आपका फाइनल आंसर है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये किस में आया आपका? किसी भी स्थिति का फॉर्मूला, और इसी से आपके दोनों निकल जाते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे साथ में। अभी देखिए आप लोग दिशा, क्या देखिए? दिशा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आएगा, वो है क्या? इसमें डायरेक्शन में निकाली जाती है दिशा, कि अगर कोई भी एंगल हो, मानने की बात है यहाँ पर कुछ भी एंगल होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है?
तो दिशा निकालने के लिए फॉर्मूला आता है tan, वहां पर जो एंगल हमने क्या दिखा रखा है, अल्फा, अल्फा दिखाया कि हमने थीटा दिखाया, थीटा तो यहाँ पर तो दोनों के बीच का, अगर वहां पर थीटा लिखा है तो उसको थीटा मतलब लिखना, वो है अल्फा, कितना है वो, अल्फा। और फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर ई थीटा वाला और आधार क्या है ई आर वाला, ठीक है। ये होगा tan अल्फा, वो जो इधर था ना सबसे ऊपर उसको अल्फा कर देना, ठीक है। अगर वो धोखे से मुझसे गलती से थीटा लिखा गया है तो आप लोग उसको सही कर देना, वो क्या होगा वहां पर अल्फा होगा। फिर ये जो फॉर्मूला यहाँ पर भी अल्फा हमने यूज किया है, इसको थोड़ा अलग कर देना, इसको अल्फा 1 कर देना, ताकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, क्योंकि ये तो दोनों के बीच का है ना, और ये अल्फा सिर्फ दिशा के लिए है। क्लियर है। और ये थीटा कौन सा है, ये थीटा वो है जो यहाँ पर शुरुआत में आता है उन दोनों के बीच का, मतलब वो जो पोजीशन थी और वो जो उसको एक पोजीशन में आता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए tan अल्फा बराबर, अब क्या होगा, इसकी वैल्यू है 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन में r क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0 2p कोस थीटा अपॉन में r क्यूब, इससे ये गया, इससे ये गया और r क्यूब से r क्यूब गया। क्लियर है। बचेगा क्या, tan अल्फा बराबर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 1/2 ये होता है tan, और जब अल्फा निकालेंगे तो tan उधर चलेगा, जब tan हो जाता है गणित वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये चला जाता है इनवर्स में, किसमें आता है इनवर्स में, 1/2 tan थीटा। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला। खैर डायरेक्शन तो कभी किसी में निकालने के लिए होगी जब कहीं पर पूछेगा वो, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ निकालने के लिए है। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल था आपका किसी भी स्थिति में, और इसी से हम आपको निकाल करके दिखाएंगे कि अक्षय और निरक्षय भी इससे कैसे सोल्व होते हैं इस अकेले से, वो हम आपको अगली क्लास में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्लास वैसे भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही, और आपको ये क्लास कैसी लगी है आप हमें अवश्य बताइए। और ये जो किसी भी स्थिति वाला आर्टिकल है जो एडवांस लेवल का है, ये आपको कैसा लगा है, इसमें थोड़ा सा नया है, कुछ पॉइंट आगे एडवांस के हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे भी लगे होंगे यदि आप तैयारी वाले बच्चे हैं तो, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बस लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में अवश्य शेयर करेंगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और लाइक करें, और कमेंट में हमें आपको अवश्य बताना है कि इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।